नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। मंगल का दिन आज एक बार फिर बीजेपी के लिए मंगलकारी साबित हुआ। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विधान परिषद के नतीजों ने तो कम से कम यही साबित कर दिया कि अब जो नतीजे आए हैं, बीजेपी को लेकर के बात करें, उसके कार्य को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, जनता और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों ने आखिरकार मुहर लगा दी और विपक्षियों को एक नई रणनीति पर मंथन करने के लिए कहीं ना कहीं एक जोर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यूपी विधान परिषद में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और यूपी के इतिहास में 40 साल में ये पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी के पास सदन में पूर्ण बहुमत है। इससे पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। अब यूपी विधानसभा के दोनों सदनों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। बीजेपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। विधान परिषद में 51 बहुमत का आंकड़ा। 100 सीटों में से 67 बीजेपी के पास। 40 साल में पहली बार हुआ ऐसा। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हो रहे विधान परिषद के चुनाव को भी साख का चुनाव समझकर लड़ा था और प्रदेश भर में विधान परिषद की सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की है। एमएलसी के 36 में से 33 सीटें जीतकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और विधान परिषद का इतिहास भी यही बताता है कि विधान परिषद का चुनाव सत्ता का होता है और आंकड़े भी यही गवाही दे रहे हैं। 2004 में मुलायम सिंह सरकार में सपा ने 36 में से 24 सीटें जीती थी। 2010 में मायावती सरकार में बसपा ने 36 में से 34 सीटें जीती थी। 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में सपा ने 31 सीटें जीती थी। 2018 में 13 सदस्य निर्विरोध ही चुनाव जीत गए थे। निर्विरोध सदस्यों में 10 सदस्य बीजेपी के थे। विधान परिषद चुनावों का पुराना इतिहास फिर से दोहराया गया है और सत्ता में काबिज पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल कर ली है। अब विधानमंडल के दोनों सदनों में बहुमत में बैठी बीजेपी जनता से जुड़ी योजनाओं और कामों को धरातल पर तेजी से उतार पाएगी और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने में सफल होगी। कैमरामैन शिवम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से लगातार बीजेपी जिस तरीके से विपक्षियों को कोई भी मौका नहीं दे रही है, तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी का परचम साफ तौर पर लहराया और बीजेपी की प्रचंड जीत और 33 सीटों पर बीजेपी की विजय हुई है। इस जीत को लेकर के क्या मायने और 3 सीटों पर बीजेपी का बिगड़ा गेम, वहां पर आखिर जीत पर क्यों ब्रेक लग गया, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ओपी सिंह जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र में। साथ ही साथ परविंदर इशू, नेता सपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। परविंदर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ भारत समाचार के स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक एपी तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एपी तिवारी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओपी सिंह जी, मंगलकारी आज का दिन साबित हुआ है। आज का ये मंगल, बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो आप लोगों ने साबित कर दिया कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से अब विपक्ष को कोई भी मौका नहीं। अब आलोक जी धन्यवाद आपको भी और आपके माध्यम से आज नवनिर्वाचित विधान परिषद के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, उनको, उसके साथ ही मतदाताओं और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी बधाई। देखिए आलोक जी, 2014 में जो यात्रा शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, आप उत्तर प्रदेश में देखिए 2014, 17, 19, 22 ये 5वां महत्वपूर्ण चुनाव। इसके पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव और तमाम नगर निकाय का चुनाव हम पूर्ण बहुमत से जीत चुके हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में जहां 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं विधान परिषद के चुनाव में हमने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और विधान परिषद में हमारी पूर्ण बहुमत की
पार्टी जो है स्थापित है। इस चुनाव को कुछ बहुत सी विपक्षी पार्टियों को पहले ही अंदाजा था कि हम विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें हम कहीं टिक नहीं पाएंगे, उन्होंने मैदान छोड़ दिया। लेकिन हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी जो दावा करती है समाजवादी पार्टी, मैदान में डटी थी और मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और उसके जो प्रत्याशी थे उनकी बुरी तरह से हार हुई है। आप उठा के पूरा लिस्ट देख डालिए, 4000 के अगर मान लीजिए वोट पड़े हैं तो कहीं उनको 400, 700, 300, 250 बड़ा अच्छा तैयारी करके बैठे, मंथन करके पूरे की किसको कितना वोट मिला, वोटिंग का प्रतिशत क्या रहा है। मैं आऊंगा परविंदर इशू जी के पास आ रहा हूं। विपक्ष को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के ओपी सिंह जी बैठे, उन्होंने कहा हमें तो विपक्ष को लेकर के इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा ये बताइए परविंदर जी, आपको क्या ऐसे परिणामों की उम्मीद थी क्या? देखिए आलोक जी नमस्कार, और मैं ओपी सिंह जी को भी नमस्कार कहता हूं और ए.के. तिवारी साहब को भी नमस्कार कहता हूं। जी जी देखिए साहब, डेमोक्रेसी के अंदर हार और जीत चलती रहती है। मैं आपसे आलोक जी एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो विधान परिषद के अंदर हम लोग कितना जीते थे। जब मायावती जी की सरकार थी तो उनके विधान परिषद में कितने लोग जीते थे। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो विधान परिषद में किसके कितने लोग जीते थे। देखिए मेरा आलोक जी ये कहना है कि ये चुनाव सत्ता से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, लेकिन अगर भाजपा के ये लोग कहें कि हमारा सुपड़ा साफ हो गया तो साहब ये बहुत गलतफहमी के ये शिकार है ये लोग जी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नंबर में कभी ये हो सकता है डेमोक्रेसी के अंदर कि कभी नंबर आपका ज्यादा और हमारा कम जी, लेकिन साहब विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो भी वोटों से जो है जीत कर आए हुए हैं और सदन के अंदर परविंदर जी बात यहाँ पर अंतर की नहीं है, बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि सुपड़ा ही पूरा साफ हो गया। एक भी सीट आपके बड़े बड़े सवाल इसलिए उठता है। सुनील सिंह साजन एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर उनको जाना जाता है पार्टी के, या यूं कहें कि एक थिंक टैंक के रूप में, वो तक जीत दर्ज नहीं करा पाए, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। देखिए आलोक जी, जब हार होती है तो उसके ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं और उसमें राजनीतिक रूप से हम लोग ये कर सकते हैं कि उस पर चिंतन हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। परविंदर जी यही मेरा सवाल है कि हार पर सवाल उठेंगे, लेकिन पार्टी में भी इस पर मंथन की जरूरत है, रणनीति की जरूरत है। अब विधानसभा चुनाव में हार के बाद किस तरीके से जो नतीजे आए वो आप लोगों के अनुकूल नहीं आए, आप लोग 300 के पार बात कर रहे थे, उसके बाद किस तरीके की रणनीति बनाई, क्या कुछ बदलाव किया, मैं जरा जानना चाहूंगा, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईद के बाद जो है इस पर मंथन, जिले वाइज जो है मंथन इस पर किया जाएगा कि क्या हम लोगों की कमी रह गई चुनाव के अंदर। लेकिन आलोक जी, आज जो विधानसभा चुनाव के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, सबसे बड़ा चिंतन हमें यह करने की जरूरत है कि आजकल भाजपा जो है वोट की चोरी की भी एक्सपर्ट हो गई है। उस चोरी को कैसे रोका जाए, उस पर सबसे ज्यादा सब पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मंथन करने की जरूरत है। राजनीति के अंदर जब लोग लड़ते हैं तो हारते हैं या जीतते हैं, डेमोक्रेसी में यही हो सकता है। लेकिन जो सरकारी संसाधन का जो इस्तेमाल विधानसभा के चुनाव के अंदर किया गया, उससे अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा जो है डेमोक्रेसी की हत्या पर तुली पड़ी है। मुझे लगता है कि परविंदर जी, अगर पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करे, सोच में बदलाव करे, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ओपी सिंह जी, मुझे लगता है इस सवाल के जवाब मैं आपसे लूं कि अपनी रणनीति में बदलाव करे तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। आलोक जी, हाँ आ रहा हूं मैं ओपी सिंह जी, परविंदर जी मैं आ रहा हूं, मैं ओपी सिंह जी को बात रखने दीजिए जरा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ओपी सिंह जी। आलोक जी, मुझे लग रहा था 11-12 बजे जब सारे परिणाम लगभग आ चुके थे और मैं आपके डिबेट करने जब आया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। अब तक ट्विटर बोला क्यों नहीं, अब तक बयान आया क्यों नहीं, और कारण नहीं आया अब तक कि हम क्यों हार गए और मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा नहीं। लेकिन परविंदर जी पहले आदमी मिले हमको, अब तक कई चैनलों पर भी मैंने इस इशू पर देखा कि हार का कारण अपना न देख करके यह देखना कि साहब जो है इसमें ऐसे नहीं ऐसे हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं परविंदर जी, अगर किसी चैनल, किसी अखबार, किसी ऑडियो वीडियो में
कहीं धांधली का एक भी आप दिखाइए तो मैं जानू। देखिए आप, ऐसा है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जन भावनाओं को समझना आलोक जी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कोई तीर नहीं मारी है। 2014 के पहले हमारी भी स्थिति खराब थी, लेकिन 2014 से हमारी पार्टी ने जन भावनाओं को समझा, हमने राष्ट्रवाद को समझा, हमने परिवारवाद की जगह जो है राष्ट्रवाद को समझा, हमने जो है गरीबों के लिए काम करने के लिए सोचा। हाँ। हमारी सोच ईमानदार थी, हमारी नीयत ईमानदार थी, और यही कारण है भैया। चलो एक चुनाव हार गए आप, एक चुनाव हम जीत गए, 14 के बाद कोई चुनाव बताइए जिसमें हम जीते नहीं, पूर्ण बहुमत से न जीते और रिकॉर्ड तोड़। लेकिन इसी जीत को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। मैं इस पर आऊंगा, मैं जरा एपी तिवारी सर के पास आऊंगा। एपी तिवारी सर, ये जीत हार तो लगी रहती है, ये तो एक क्रम है, अगर कोई जीतेगा तो दूसरा हारेगा, लेकिन हार से कहीं ना कहीं सबक क्या मिलता है और रणनीति में किस तरीके से बदलाव और किस तरीके से अब बदले हुए स्वरूप को लेकर के जनता के बीच जाना होगा, ये सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न है, खास करके अगर मैं विपक्ष के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो। आलोक जी, जहाँ तक भाजपा की बात है, उसे एक प्रचंड जीत मिली है और ये बहुत उत्साहवर्धक हो सकता है प्रकरण भाजपा के लिए, लेकिन उस पर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ख़ासतौर पर जिसको आधार मानकर इतना प्रचंड समर्थन जनमानस से मिल रहा है उसे, वो सुशासन है, हम सभी जानते हैं, विकास है, राष्ट्रवाद है, सुरक्षा है। तो इन दायित्वों को और बेहतरी से निर्वहन करने के लिए उस पर कह सकते हैं एक प्रकार का नया दबाव जन आकांक्षा के चलते बनता है। जहाँ तक विपक्षी दल विशेष रूप में सपा का सवाल है, उसकी पराजय हुई है और ये पराजय मेरी तो प्रत्याशा में रहा है कि उसे पराजय का ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उस क्या रणनीतिक क्या तैयारी में खामी रही है या भविष्य की उसकी रणनीति क्या हो जिससे उसका जनाधार मजबूत हो, ये जो सवाल आपने किया है। जहाँ तक वर्तमान की रणनीति का सवाल है, मैं बहुत साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि सपा एक प्रकार से निगेटिव पॉलिटिक्स करने में अपने को शामिल कर लिया उसने। उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है, परिणाम के तौर पे एक भी सीट उसे नहीं मिली है। यही नहीं बल्कि कुछ जिसको कह सकता हूँ फॉल्स नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं विपक्षियों द्वारा, ख़ासतौर पर मैं सपा की बात करूँ जिसमें पोटेंशियल है क्योंकि उसने विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकार नहीं बना पाई, वो बात अपनी जगह है, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ा है। तो खामियां कहाँ हैं? खामियां मुझे जो दिखती हैं वो यही दिखती हैं कि जनमानस किसी भी तरह अभी तक बहुत सहज नहीं रहा है सपा के साथ। उस जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, जहाँ तक एक परसेप्शन है उस पार्टी के बारे में आम जन का, उसे कैसे बदला जाए। मैं समझता हूँ उसको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल इस पर करना चाहिए कि जनमानस में एक जो एक कह सकते हैं एक प्रबोध है, एक परसेप्शन है उस पार्टी को लेकर, उसे किस तरह रूपांतरित किया जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसे उसको, सीधी सी बात है अगर आम भाषा में, कि कैसे उसको बदला जाए। जो एक मानसिकता सेट हो गई है उसको बदला कैसे जाए। मैं आपसे और भी आऊंगा, कुछ और सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन मैं परविंदर जी के पास आऊंगा। परविंदर जी, कुल मिलाकर के देखिए एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एपी तिवारी जी ने बात की, बहुत अच्छे देश के जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। उन्होंने जो बात कही कि एक मानसिकता जो है वो किस तरीके से बदलने की जरूरत है, और पार्टी को, यानी कि जैसा कि मैंने भी यही सवाल किया कि एक जो बदली हुई रणनीति, आप ईवीएम पर सवाल मत उठाइए, आप बीजेपी पर सवाल मत उठाइए, आपको सबसे पहले स्वयं मंथन की कहीं ना कहीं जरूरत है। आप मेरी बात से एग्री हैं? आर यू एग्री विद मी? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है, अपनी बात रखिए। मैं विपक्ष को भी बिल्कुल पूरा उतना ही मौका देता हूं जितना ओपी सिंह जी को दिया। जी मैं आलोक जी, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ओपी सिंह साहब ने भी कहा परिवारवाद, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं और उनका लड़का जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, जिसने कभी प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट नहीं खेला,
ये कौन सा राष्ट्रवाद है, ये कौन सा वाद है, ये थोड़ा सा आप हमें बताने की कृपा करें कि बीजेपी से हमें परिवारवाद सीखना है या राष्ट्रवाद। क्योंकि अमित शाह जी का बेटा अगर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है। अच्छा, मुझे लगता है कि अब यार बीजेपी के ठीक लोगों है, में यही मैं भी समस्या है कि पूछूंगा, सुनना इस नहीं चाहते। परिवारवाद जैसी को लेकर के सवाल पूछूंगा, लेकिन इस पर जनता जवाब दे चुकी है चुनावों में। अगर यही बात मैंने स्वयं मंथन को लेकर के परविंदर जी कहा, यही बात अगर शिवपाल जी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि आजम खान के स्पोक्स पर्सन ने जो बयान दिया, सुना आपने परविंदर जी? उन्होंने कहा कि वो मिलने के लिए नहीं आते, उन्होंने उनके पास से बदबू जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, पार्टी में इस तरीके से चल रहा है, तो आप लोग कैसे फिर जीत की कामना करेंगे? हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए जी। देखिए आलोक जी, मैं आपसे जो एपी तिवारी सर ने कहा है कि हमें मंथन की जरूरत है, मैं उनकी बात से बिल्कुल जो है सहमत हूं। बहुत वरिष्ठ हैं वो, और उनकी बात को मैंने जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं मैंने उन्हें नोट कर लिया और उस पर हम लोग काम करेंगे। और बात रही आजम साहब की और शिवपाल जी की, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। हमें जो कुछ भी कहना होगा, हम जो है अपनी पार्टी है तैयार, हम तो वो कैसे मामला हो सकता है आपका निजी मामला, कैसे हो सकता है? आलोक जी, आपको भी अर्नब गोस्वामी वाली बीमारी लग गई, आप सुन तो लीजिए जी। दूसरों को आप बहुत दोष देना चाहते हैं, सुन तो सीधी सी बात है। पूरा मौका अभी तक मैंने अगर कैलकुलेट किया जाए तो सबसे ज्यादा विपक्ष को मौका दिया, ताकि वो ये ना कहे कि मेरी आवाज दबाई जा रही। परविंदर जी, लेकिन बीजेपी को लेकर के आप सवाल उठाए, भाई उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना, ओपी सिंह जी, मैं उनसे जवाब ले रहा हूं। मैंने आपकी रणनीति को लेकर के सवाल किया, आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए जी। चलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो हमारी हार हुई है उस पर हमें मंथन करने की बहुत गंभीरता से जरूरत है कि हम लोग कहां जो है कमजोर पड़ रहे हैं, उस पर हम लोग वर्क ऑन करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप देखिए पूरे दिन जो है गोदी मीडिया हमारे में कमियां ढूंढता रहता है। ये सवाल इसलिए करे जा रहे हैं आजम साहब के और शिवपाल जी के कि लोग गैस पे बात ना करें, लोग पेट्रोल पे बात ना करें, लोग महंगाई पे बात ना करें, आज शिक्षा जो है महंगी होती जा रही है, कोई उस पे बात ना करें। ये पूरा जो है बीजेपी का प्लान होता है, एक दो चैनल्स को छोड़ के बाकी ये पूरा प्लान होता है कि जिससे लोगों जो है महंगाई पे बात ना करें। उनके जो मुद्दे हैं रोटी कपड़ा और मकान, आप मेरी बात समझ लिया आलोक जी कि जब मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान तब जाके होगी मेरी भारत माता महान। चलिए, अब तो बात इस हार के बाद रोटी कपड़ा मकान ध्यान आ गया। चलिए, अब ईवीएम की बात तो नहीं आई, अब कम से कम चलिए ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे लग रहा था कि इस परिणामों के बाद जो नतीजे आए हैं, फिलहाल ईवीएम का तो बहाना चला नहीं, तो अब रोटी कपड़ा मकान ध्यान आ गया, और बाकी ये भी नहीं बचा तो वो गोदी मीडिया तो है ही रटा रटा है जवाब। आलोक जी, पहले चीज तो मैं जो वरिष्ठ पत्रकार एपी तिवारी जी हैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। उन्होंने जो हमारी पार्टी के बारे में, विपक्ष के पार्टी के बारे में उनके जो भी विचार है, मैं उससे अपने को जोड़ता। उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, और इस चीज को हमारी पार्टी भूलती नहीं है कि जैसे जैसे हमको भारी बहुमत, पूर्ण बहुमत, रिकॉर्ड तोड़ हमारा जो इतिहास बन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उस चीज को हमने गांठ बांध लिया है कि जनता ने जिन भावनाओं के साथ 14 से अब तक हमारे साथ है, हम उसके भावनाओं के अनुरूप ही सरकार चलाएंगे, हम उसके भावनाओं के अनुरूप जो है अपनी योजनाएं चलाएंगे। और देखिए, जो हमको पूर्ण बहुमत माननीय विधानसभा विधान परिषद में मिला है, तो ये मैं जानता हूं कि हमें ताजों का काट मिला है, हम प्रसन्न जरूर हैं, लेकिन चुनौतियां भी हमारे सामने हैं कि हम चुनौतियों का कैसे सामना करें। और देखिए, उस चुनौती का सामना करने में मैं कहता हूं दावे के साथ कि हम सफल रहे। 2017 में जब हमारी पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही थी, तो उस समय हमने जो जनता के साथ वादा किया, जनता ने हमारे पर विश्वास किया, और हमने जनता की, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं, कोई विपक्षी पार्टी हमसे इस बात पर डिबेट कर ले कि देश की आजादी के 70 साल बाद आम आदमी की सरकार में अगर भागीदारी हुई है तो पहली बार हुई है। इस पर एक दिन डिबेट पर खा करके अब विपक्षी पार्टी के नेताओं बुलाए, किससे चर्चा करेंगे? सारा का सारा तो अब विपक्ष जो है एपी तिवारी जी, अब किससे चर्चा करेंगे? सारा का सारा विपक्ष तो नतमस्तक है। देखिए आलोक जी, चर्चा, संवाद और विवाद
प्रतिवाद का दायरा तो बना रहता है प्रजातंत्र में। वो लिखा पढ़ी के माध्यम से है, समाचार पत्र हैं उसके माध्यम है, मीडिया माध्यम है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि मैंने पहले भी कहा कि अब जनता ऋणात्मक राजनीति के तौर तरीकों से ऊब चुकी है और वो सकारात्मक राजनीति को तरजीह दे रही है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स को। जैसे यदि विकास की बात की जाती है तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं विकास ओवरशैडो कर रहा है जो पहले के मापदंड थे राजनीति के, उसको। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जो जाति का जो प्रभुत्व रहा है, यूपी की बात करें तो यूपी में जो अस्मिता की राजनीति चली उसके कारण विकास को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस पर जो राष्ट्रीय स्तर के धन है वो भी बताते हैं और विदेशी विचारकों ने भी जो अध्ययन किए हैं वो भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। तो ऐसे में मैंने पहले भी कहा कि जब विकास की राजनीति हो रही है, यूपी को करना है, यूपी में खास तौर पर बीजेपी को उसे आगे बढ़ाना है और बीजेपी को बहुमत है दोनों सदनों में साफ तौर पर, तो ऐसे में अर्थनीतियों की रचना करना, विकास स्कीमों को बनाना, उन्हें ज़मीनी स्तर पर और अधिक असरदार तरीके से लागू करना जिससे जन आकांक्षाएं पूरी हों और जन आकांक्षाओं के साथ साथ विशेष रूप में जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। जैसे ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये कहा है कि जो मुफ्त अनाज योजना चलाई गई भारत में उससे गरीबों का बड़ा कल्याण हुआ है, गरीबों को बहुत राहत मिली है। तो इस तरह की और स्कीमों को, नवाचारी स्कीमों को लाया जाए, गांव देहात की तरक्की को और आगे बढ़ाया जाए, लोगों को विकास की प्रक्रिया में और मजबूती के साथ भागीदार कैसे बनाया जाए, इस पर भी बीजेपी को आगे चिंतन करना होगा। विकास की जो सतत प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहना चाहिए। और इस बात को मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुबह जब नतीजे आ रहे थे, जब प्रत्याशियों से भारत समाचार के संवाददाता ने पहले बात की तो झांसी से एसएस झा जब हमारे साथ जुड़े और उन्होंने विजयी प्रत्याशी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी जो प्राथमिकता है वो इस बात को लेकर के रहेगी, हमेशा जो हर साल घाघरा अपना कहर बरपाती है, राप्ती अपना कहर, उस पर बात होगी। झांसी की बात करें तो झांसी में जिस तरीके से पानी और ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन जैसे ऐसे मुद्दे हैं रोजगार को लेकर के, उन पर वो बात करेंगे। बात जब विकास की आती है ओपी सिंह, तो आप लोगों ने तो या यूं कहें कि बीजेपी ने जनता की अच्छी नब्ज पकड़ी है विकास को लेकर के। जी, मैंने कहा ना कि हर चुनाव में हमारा जो मुद्दा होता है वो विकास 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 होता है और हमें जो पूर्ण बहुमत मिल रहा है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह विकास है। हमारे नेतृत्व की ईमानदारी, हमारे नेतृत्व का परिश्रम, हमारे नेतृत्व की नीयत, हमारे नेतृत्व का सोच वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए, मैं मानता हूं कि हमारी जीत का जहां नंबर 1 पर हमने कहा 2022 का चुनाव हो रहा था, सारे आपके डिबेट हो रहे, विपक्षी पार्टियां थी, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की रिपोर्ट का भी हमारा ट्रम्प कार्ड है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विकास किया उत्तर प्रदेश में और केंद्र की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में विकास किया वही हमारा ट्रम्प कार्ड है। हमने कभी दूसरा इशू से प्रदेश की जनता को ये बार बार कहते हैं, हम भटकाने का काम नहीं किए। और आप जिन इशू की बात करते हो, आप जो भड़काने का काम करते हो, इस चुनाव के पहले हर चुनाव में भड़काने का काम किया। वाईएम का नारा किसने दिया? लोकसभा के चुनाव में मायावती ने आलोक जी, मुझे भी कुछ बोलने का हाँ, मौका मिलेगा। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ कि आप विकास को लेकर के देखिए तो विपक्षी आखिर क्यों चूक गए आखिर। जी परविंदर, अब सुनिए, अब मैं रुक जाऊँ। परविंदर जी अब अपनी बात रखिए, अब ओपी सिंह जी सुनिए। अब सिंह अब सर अब आप ये मत हाँ, मैं परविंदर जी से सवाल का जवाब ले रहा हूँ। जी आपकी क्या हालात होगी मैं समझ रहा हूँ सर। आप सदन में तो आप लोग बोलने का मौका देंगे नहीं, हम अपनी डिबेट में तो मौका देंगे, कम से कम विपक्ष को भी बोलने का मौका। अरे परविंदर जी आप अपनी बात रखिए। जी हाँ, नहीं उसमें तो सहानुभूति आलोक जी आपकी सबसे ज्यादा रहती है विपक्ष के साथ। जी जी हम आपको भी उतना ही मौका देते हैं और हम विशेषज्ञों को भी उतना ही मौका देते हैं। सबसे पहला सवाल ओपी सिंह जी, देखिए जीत को बधाई भी दी और सवाल भी आपसे पूछा। एक सेकंड, मैंने कहा आलोक जी
अपना परिवारवाद मुझे चलेगा, तो न मुझे तो जातिवाद आलोक चलेगा। भाई आप क्या कहेंगे? अब उससे पहले मैंने कह दिया ओपी सिंह जी, अब राष्ट्रवाद चलेगा, हिंदुत्व की बात करें, सुशासन की बात करें, राशन की बात करें, प्रशासन। राष्ट्रवाद आपसे भी ज्यादा चलेगा। मैंने कह दिया, आपसे ज्यादा मैंने कह दिया जी। चलिए परविंदर जी, राष्ट्रवाद भी चलेगा। हाँ यही तो मैंने कहा राष्ट्रवाद भी कि अब चलेगा। जनता ने मोहर लगा आलोक दी जी। और जनता के अरे चुने भाई हुए सुनिए प्रतिनिधियों ने आलोक भी जी। मोहर लगा दी। आपसे पहले मैंने स्पष्ट अरे कर दिया भैया अपने आलोक दर्शकों जी, के एक लिए, सेकंड, ठीक है परविंदर एक जी, सेकंड। आप अपनी बात आप- रखिए जिस विकास को लेकर के बात चल रही जी। लीजिए, अब आपने मेरी बात काट दिया। सर मैंने कहाँ काटी? कौन सी जी, बात आपकी मैं तो काट दी आपसे भाई? आपको तो पूरा एक- मौका दे तीन रहा हूं मैं। बातें आपने कही, उसी ऐसे पर बात मैं नहीं हो जवाब पाई देना आलोक जी, चाहता मैं था। डिबेट में नहीं, नहीं नहीं, बैठ पाऊंगा तीन सर। बातें आपने सॉरी। कही, उसी पर मैं जवाब देना चाहता था। ये हाँ आप तो रुक जाइए, बात मैं तो आ रहा हूँ। कहना चाहिए मैं भैया, पहले और विकास परविंदर की जी, बात मैं यहाँ आपको पहले बीजेपी मौका नहीं दे रहा हूँ। बैठ परविंदर जी आप अपनी बात रखिए, ठीक है मैं ओपी सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं परविंदर जी आपको बराबर मौका दे रहा हूँ जी, अपनी बात रखिए। अब देखिए मैंने सिंह साहब को बहुत ध्यान से सुना। अब सिंह साहब मुझे भी 2 मिनट अपनी बात कहने का मौका दें। मैं बोलूंगा ही नहीं, देखिए बल्कि ठीक मेरा है, समझ- आज आपका मैंडेट ज्यादा है, आप जीत के आए हैं, आप लेकिन बोलिए, खूब आप बोलिए। जिस तरीके से बात कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता में हमें और विपक्ष में आप हैं सिंह साहब। जी जी, नहीं बोलिए, लोगों आप की बोलिए। बात समझिए आप। देखिए विकास तो आपने इतना किया है। मोदी जी ने विकास इतना किया है कि आज माइनस जीडीपी में हमारे देश का बजट पास हो रहा है। पेट्रोल जो है कहां से कहां पहुंच गया, डीजल आज कहां से कहां पहुंच गया, गैस कहां से कहां पहुंच गई, और जितनी महंगाई देश में बढ़ सकती थी वो आज बढ़ने का काम है। आम आदमी की कमर तोड़ने का काम है। विकास के हालात तो ये हैं। और आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आज बहुत मजबूती से एक बात कह रहा हूं योगी जी से भी और मोदी जी से भी, कि तेरी तालीम का जोर इतना और तेरी तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी नीयत में खराबी है। सरकार की 2 योजना सबसे अच्छी योजना है जिनका मैं समर्थन करता हूं, एक पकौड़ा योजना, एक भगोड़ा योजना। निगेटिव राजनीति करेंगे तो यही दशा होगी आप लोगों की। अगर इसके अलावा इनकी कोई 2 योजना हो तो आप मुझे बता दीजिए। पैसा लेके लोगों का भाग गए, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। लोग महंगाई पे चर्चा ना करें, इसलिए आप हिजाब पे चर्चा कराते हैं, इसलिए आप लव जिहाद पे चर्चा कराते हैं। और एक बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितना मॉब जो अलग अलग शहरों के अंदर जा जाके जो उल्टे सीधे काम इस समय देश के अंदर 6-7 दिन से हो रहे हैं, वही मॉब हम समाजवादी लोगों के साथ चाइना के बॉर्डर पे चलने का काम करें। हम चाइना से लड़ेंगे जिसने हमारे देश की 10 किलोमीटर की रोड जो है कब्जा रखी है, हमारे गांव कब्जा रखे हैं। ये जितने मॉब मस्जिदों के बाहर जा जाके जो है उल्टे सीधे काम करवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। आप हमारे समाजवादी पार्टी के ओपी सिंह जी, जब जनता अपना समर्थन दे रही है तो फिर विपक्ष ऐसे सवाल क्यों उठा रहा है? चलिए इस सवाल का जवाब मैं ओपी सिंह जी से जल्दी से चाहूंगा जी। देखिए आलोक जी, ऐसा है हाँ। इस लोकतंत्र में हमें हम सत्ता राष्ट्रवादी में से है, सीखने की जरूरत नहीं है। परविंदर जी विपक्ष में है, जनता को भी अधिकार है और विपक्ष को भी अधिकार है कि अगर हमारे काम में हमारी नीयत में कहीं खोट है तो आप सवाल उठाइए। ये मैं उसका सम्मान करता हूं। हम लोगों ने तो बार बार कहा कि भैया क्यों इंग्लैंड भागते हो, क्यों एसी में बैठ के ट्विटर खेलते हो, आओ ना मैदान में, आओ ना सड़कों पर, आओ ना विधानसभा के अंदर। आप जनता ने जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है, आप मजबूती से उसको उठाइए। हमने कब रोका? लेकिन जब आप निगेटिव राजनीति करेंगे, आप भागेंगे। आपने आलोक जी एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी विकास, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, हमने जो है विकास को सिंह साहब पानी पीजिए, आप हाइपर ना होइए, आप पानी पीजिए, आज आप जीते हैं। अपना एजेंडा बनाया है, लेकिन हिंदुत्व की सिंह साहब हाइपर मत होइए, पानी पीजिए। अगर हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बनाने का काम, काशी में हम बाबा चलिए फिलहाल सपा का खाता नहीं खुला और बीजेपी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, परिणाम सामने है। जनता ने और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों ने आखिरकार मुहर लगा दी है। फिलहाल इस जीत के क्या मायने और 2024 में अब किस तरीके से देखेंगे, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। और ब्रेक के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।